हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एडिस्टोरी 26। और आज हम अपनी वीडियो का एक अगला पार्ट शुरू करने जा रहे हैं। जैसे कि आप लोगों को पता है कि मैं अभी 12th क्लास का सिलेबस करा रही हूँ आपको। एक से लेकर जितने भी चैप्टर 12th क्लास के वो सब हम कवर करेंगे अपने यूट्यूब चैनल पर। और मैं आप लोगों को ऑलरेडी जो है वो चैप्टर 1 ईटे मन की तरह सिक्के के मेन पॉइंट्स करवा चुकी हूँ। अगर आप लोगों के पास टाइम नहीं है चैप्टर पढ़ने का या फिर आपने क्लास अटेंड नहीं करी है तो फिर आप उन मेन पॉइंट्स को पढ़ के अपना चैप्टर जो है वो कवर कर सकते हैं। और मैं हमेशा आप लोगों से बोलती हूँ कि पढ़ाई करते रहिए, बुक्स पढ़िए, मेरी वीडियोस देखिए। इसके अलावा जहाँ से भी आपको मटेरियल मिलता है पढ़ाई कीजिए बच्चा। 12th क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी लाइफ चेंजिंग जो है वो क्लास होती है ये। तो फोकस करिए अपनी पढ़ाई के ऊपर। तो अभी मैं आप लोगों को जो 1 से लेके 4 तक जो बुक टेक्स्ट बुक के जो क्वेश्चन हैं चैप्टर 1 के ईटे मन के तरह सिक्के वो मैं करवा रही हूँ। इसके अलावा जो बच्चा आपको क्वेश्चन नंबर 5 है वो है हमें एक पिक्चर मिलेगी, हमें उसके अकॉर्डिंग आंसर देना है। ठीक है, अगर आप लोगों को उस वाले क्वेश्चन के अंदर डाउट लगता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं आप लोगों के लिए अलग से वीडियो बना दूंगी उस क्वेश्चन के लिए। लेकिन जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बुक के 1 से लेकर 4 तक वो अभी हम करते हैं अपनी इस वाली वीडियो के अंदर, क्योंकि ये जो क्वेश्चन हैं वो आपसे 4 नंबर के क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है और 2 नंबर के क्वेश्चन में भी पूछे जा सकते हैं। टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। कहीं ना कहीं कोई ना कोई से चैप्टर से ज़रूर जो है वो एग्जाम में दिए जाते हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो बढ़ते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ। हमारा क्वेश्चन है बच्चा, हड़प्पा सभ्यता के शहरों में लोगों को उपलब्ध भोजन की सूची बनाइए। इन वस्तुओं को उपलब्ध कराने वाले समूहों की पहचान कीजिए। यानी कि हड़प्पा समाज के अंदर, हड़प्पा शहर के अंदर जो लोग भोजन की जो चीज़ें थी वो कौन कौन सी थी हमें वो बतानी है। और उन भोजनों को कौन कौन लोग कलेक्ट करते थे उनके बारे में भी हमें बताना है। ठीक है बच्चा, देखिए हड़प्पा सभ्यता के लोग पौधों और जानवरों की कई किस्मों का सेवन करते थे। ये लोग चावल, गेहूं, जौ, मसूर, चना, तिल और बाजरा जैसे अनाजों का उपयोग करते थे। देखिए बच्चा, अब जितने भी कृषि से संबंधित जो वस्तुएं थी खाने वाली, जो उत्पादन जो चीज़ें थी वो कौन लोग कलेक्ट करते थे, कहाँ से आती थी वो चीज़ें, तो वो कृषक समूह से आती थी। किसान समूह जो है इन चीज़ों को उपलब्ध करवाता था। दूसरा है हमारा, हड़प्पा सभ्यता के लोग मांस, दूध के लिए भेड़, बकरी, भैंस आदि चीज़ों का इस्तेमाल करते थे। इसके अंदर सूअर भी पालते थे वो लोग। ठीक है, तो बच्चा देखिए ये चीज़ें कहाँ से आती थी, ये आती थी शिकारी या फिर आखेटक जो होते थे उनसे। ठीक है, हालांकि कुछ कृषक जो है वो भी दूध के लिए बकरी वगैरह को पाल कर रखते थे, भैंसों का इस्तेमाल करते थे खेती करने के लिए। लेकिन ज़्यादातर जो मांस आता था वो शिकारी वर्ग की तरफ से आता था। ठीक है, ये लोग जंगली जानवरों जैसे सुअर, हिरण और घड़ियाल के साथ साथ मछली और मुर्गों का भी मांस खाते थे। और ये मांस कौन लोग उपलब्ध कराते थे शिकारी वर्ग। वहाँ के किसान अनाज और दालें भी प्राप्त करते थे। हम नहीं जानते कि हड़प्पा सभ्यता के लोग मांस के लिए जंगली जानवरों का शिकार करते थे या किसी अन्य कारण के लिए। देखिए जैसे कि आप जानते हैं कि भारत के अंदर ऐसा बहुत सारे जो रिसर्चर्स है वो ये मानते हैं कि सबके सब वेजिटेरियन थे। बट बहुत सारे रिसर्चर्स, बाहर के रिसर्चर्स जो है वो ये मानते हैं कि पहले का जो समूह होता था वो आदिवासी ट्राइब्स का होता था। और ट्राइब्स जो होते हैं वो सब खाते थे। ज़रूरी नहीं है कि वो सिर्फ और सिर्फ पेड़ पौधे या फिर जो इन्हीं सब चीज़ों से जो निर्मित चीज़ें हैं वही खाएं। नहीं, वो जंगली जानवरों को शिकार करके वह चीज़ें भी खाते थे। उस टाइम कुछ नहीं था कि वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन, नहीं, उस टाइम बस खाली पेट भरने से मतलब होता था इंसानों को। ठीक है, आप लोगों को पता ही है कि कितनी ज़्यादा पुरानी सभ्यता है ये। मैं मेन पॉइंट्स के अंदर आपको बता चुकी हूँ। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, हर एक चीज़ को रिलेट करते रहिए कि हाँ, अगर आप कोई भी चीज़ पढ़ते हैं ना तो उसके पूरे टाइम पीरियड को देखिए, तभी आप समझ पाएंगे कि इतिहास होता क्या है, हिस्ट्री होती क्या है। ठीक है बच्चा, देखिए आप लोगों को एक मोटा मोटा बता देती हूँ। जब पेड़ पौधों से प्राप्त उत्पादन थे वो कौन लोग लेते थे, वो लेते थे संग्राहक। यानी कि जो चीज़ें कलेक्ट करते थे वो संग्राहक होते थे। मांस मछली जो होती थी मांस, ठीक है, वो चीज़ें होते थे आखेट यानी शिकारी समुदाय। मैं आपको ये बता रही हूँ कि कौन सा समुदाय क्या क्या चीज़ें जो है वो कलेक्ट करता था। गेहूं, जौ, दाल, सफ़ेद चना, बाजरा, चावल, तिल जैसे खाद्य पदार्थ जो होते थे बच्चा वो होते थे कृषक समुदाय के। ठीक है, यानी कि एक तरीके से ये सब चीज़ डिवाइडेड थी कि ये जो चीज़ है वो यहाँ से लाई जाएगी, ये चीज़ें यहाँ से लाई जाएगी। जब आप मोहनजोदाड़ो के बारे में पढ़ेंगे ना बेटा, तब आप लोगों को पता चलेगा कि वहाँ पर ना एक अनाज घर भी था जहाँ पर खाने पीने की जो वस्तु है अन्नागार के अंदर रखी जाती थी।
ठीक है, मैं आप लोगों को इसलिए ये चीज़ें डिटेल में बता रही हूँ ताकि आप लोगों को जो अगर बड़े आंसर आता है, जैसे कि फ़ोन नंबर में आता है ये आंसर, तो आप और चीज़ें इसमें ऐड कर सकते हैं। ठीक है, देखिए बेटा, आंसर आपका होता है, शीट आपकी होती है, आप उसके अंदर सारी की सारी ऐसी चीज़ें लिखिए जो कि सच में है। अगर आप कुछ भी लिख देंगे तो चेकर बहुत इंटेलिजेंट होता है, आपके टीचर बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, चाहे आप प्राइवेट स्कूल के हो चाहे आप गवर्नमेंट स्कूल के हो, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं आपके टीचर, उनको तुरंत वो गलतियाँ पकड़ लेते हैं आपकी। तो आपको कुछ भी ऐसे ही नहीं लिखना। इतिहास में बच्चे बोलते हैं कि ऐसे ही कुछ भी चीज़ लिख देनी चाहिए, नहीं, आपको रेलिवेंट चीज़ लिखनी है, जो चीज़ सच में है वही लिखनी है। अपने आंसर को सुंदर बनाने के लिए आप सही चीज़ लिखिए ताकि आप लोगों को मार्क्स अच्छे मिले। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट के आगे बढ़ते हैं। हमारा सेकंड पॉइंट है, पुरातात्विक हड़प्पा सभ्यता में सामाजिक आर्थिक विभिन्नताओं का पता कैसे लगाते हैं। वे कौन सी विभिन्नताएं हैं जो उन्होंने पता लगाई। अब देखिए बच्चा, पुरातात्विक जो है वो हड़प्पा सभ्यता के बारे में कैसे बताते हैं, चाहे वो उनका सामाजिक हो चाहे उनका आर्थिक हो, अलग अलग जो विभिन्नताएं हैं उनके बारे में कैसे पता लगाते हैं। देखिए, पुरातात्विक हड़प्पा सभ्यता में सामाजिक आर्थिक विभिन्नताओं का पता लगाने के लिए शवाधान और कलाकृतियों का अध्ययन करते हैं। देखिए बच्चे, नॉर्मल सी बात है, उस समय की जितनी भी वस्तुएं होंगी, चाहे वो शवाधान हो चाहे वो कलाकृति हो, वो हर एक चीज़ राउंड फिगर होता है, हर एक चीज़ जो है वो अपने समाज के बारे में बताती है। देखिए बच्चा, आपको एक चीज़ और बताती हूँ मैं, जो हड़प्पा सभ्यता है उसको सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है, उसको हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है, उसको मोहनजोदड़ो सभ्यता कहा जाता है, इसके अलावा इंडस वैली सिविलाइजेशन का कहा जाता है। तो उसके काफ़ी सारे नाम हैं। और सबसे मोटी बात यह है कि ये एक संस्कृति है। देखिए बेटा, जो पुरातात्विक होते हैं वो ऐसे ही किसी भी काल को संस्कृति नहीं कह देते। संस्कृति केवल उसी काल को कहा जाता है जिसके अंदर बहुत बड़ा भूभाग, जैसे कि ऐसा माना जाता है कि कम से कम 13 लाख वर्ग किलोमीटर में जो हड़प्पा सभ्यता है वो फैली हुई थी। ठीक है, और उनकी खुद की मोहरें थी, उनका खुद का एक समाज था, उनका एक खुद का शहर था जो बहुत ज़्यादा एडवांस था, मोहनजोदारो। भले ही हड़प्पा पहले मिला हो, बट मशहूर कौन सा था, मोहनजोदारो था। ठीक है, इसके अलावा उनकी तकनीकें बहुत ज़्यादा एडवांस थी, हर एक चीज़। तो बेटा, इसीलिए जो ये हमारे पुरातात्विक हैं वो हड़प्पा सभ्यता को एक संस्कृति कहते थे। ठीक है, तो देखिए अब क्या है क्वेश्चन का। सबसे पहले शवाधान। हड़प्पा स्थलों से मिले शवाधानों में आमतौर पर मृतकों को गर्तों में दफनाया गया था। बेटा, गर्त को आप ताबूत भी समझ सकते हैं। ठीक है, कुछ स्थानों पर गर्त की सतहों पर ईंटें की चिनाई की गई थी। ठीक है, यानी कि जो आसपास के जो चबूतरे हैं उनके जो साइडों में जो है वो ईंटों की चिनाई की गई थी, यानी कि ईंटों से ढक दिया गया था। ठीक है, पुरातात्विक भी आश्चर्य में है कि गर्त में ये विभिन्नताएं सामाजिक आर्थिक विभिन्नताओं पर प्रकाश डाल सकती है। कुछ गर्तों में मृतभांड, बेटा मृतभांड का मतलब होता है मिट्टी के बर्तन, तथा आभूषण मिले हैं जो मृत्यु के बाद के जीवन में विश्वास की ओर संकेत करते हैं। देखिए बेटा, मैंने आपको मेन पॉइंट्स में ही बताया था कि जो हड़प्पा वासी थे या फिर जो मोहनजोदारो वासी थे वो क्या करते थे, ताबूतों के अंदर उस लाश के साथ, उस मृत शरीर के साथ जो है उसकी दिनचर्या के लिए दैनिक उपयोग की वस्तुएं भी रखते थे। साथ ही साथ क्या होता था ना बेटा, उस चाहे कोई भी टाइम पीरियड हो, इंसान की स्थिति जो है वो बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट थी। अगर मान लीजिए कोई राजा महाराजा या फिर किसी राजवंश का जो व्यक्ति मरता था तो क्या होता था, उसके साथ ज़्यादा सोने के आभूषण, ज़्यादा अच्छी अच्छी चीज़ें रखी जाती थी। परंतु कोई आम व्यक्ति मरता था तो उसके साथ भी विलासिता की वस्तु रखी जाती थी, परंतु वह निम्न या फिर कम गहने, कम चीज़ें रखी जाती थी। ठीक है, तो इससे भी क्या होता, सामाजिक विभिन्नता का पता चलता था कि हाँ, उस समय भी क्या होता था कि जो ऊंचे वर्ग के लोग थे उनके साथ ज़्यादा चीज़ें, नीचे वर्ग के लोगों के साथ कम चीज़ें रखी जाती थी। उस समय कास्ट सिस्टम नहीं था बेटा, उस समय क्या था, अमीर और गरीब का फर्क था बस। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। पुरुषों और महिलाओं दोनों के शवाधानों से शंख के आभूषण जैसे 3 छल्ले जैस्पर, एक प्रकार का उपरतन होता था बेटा ये, के मनके तथा अन्य सूक्ष्म मनके पाए गए हैं। उस समय औरत हो चाहे आदमी हो, सभी मनकों का प्रयोग करते थे आभूषणों के अंदर। ठीक है बेटा, एक सबसे इम्पोर्टेंट बात आप लोगों के कान में मैं बिठा देती हूँ, आप लोगों के जहन में होनी चाहिए, ये बात दिमाग में बिठा लीजिए कि हड़प्पा सभ्यता के समय में लोहा नहीं था, ये एक कांस्य युगीन सभ्यता थी। बहुत बच्चे क्या करते हैं, गलती कर देते हैं, क्वेश्चन के अंदर पूछा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता के अंदर किन किन औजारों का इस्तेमाल किया जाता था, किस प्रकार की धातुएं इस्तेमाल होती थी। बच्चे बहुत गलती करते हैं, बहुत ज़्यादा। लोहा नहीं था बेटा,
जो हड़प्पा सभ्यता है वो कांस्य युगीन सभ्यता है, अपने दिमाग में बिठा लीजिए। लोहा नहीं आया था उस समय, लोहा युग बहुत बाद में जाकर आया है, आर्यों के आसपास, ठीक है। देखिए, मृतकों के साथ तांबे के दर्पण भी मिले हैं। तांबे के दर्पण आप अपनी बुक में देखिएगा, इस प्रकार का जो है वो एक दर्पण टाइप का था, उसके अंदर शीशा तो नहीं था बट हाँ इसी प्रकार की एक शेप थी, तो उसको दर्पण माना गया था, ठीक है। इस प्रकार मृतकों के पास से मिली सामग्रियां हमें हड़प्पा सभ्यता की आर्थिक विभिन्नताओं का बोध कराती है। बढ़ते हैं आगे। कलाकृतियां, अब देखिए कलाकृतियों की क्या भूमिका है। पुरातात्विक सामाजिक विभिन्नताओं का पता लगाने के लिए कलाकृतियों का अध्ययन करते हैं। वे इन कलाकृतियों को निम्न प्रकार से वर्गीकृत करते हैं। उपयोगितावादी और विलासिता की वस्तुएं। देखिए बेटा, उपयोगिता की वस्तुएं पत्थर तथा मिट्टी जैसे सामान्य पदार्थों से बनी होती थी, सामान्य पदार्थों से बनी होती थी बेटा, ठीक है। इसमें चक्कियां, मृत भांड, सुइयां और झावा आदि शामिल हैं। ये वस्तुएं बस्तियों में सर्वत्र पाई जाती थी। जो बस्तियां होती थी ना, मतलब कि जितने भी आप लोगों को श्रव मिलेंगे ना बेटा, उनके अंदर ये विलासिता की वस्तुएं तो आपको मिलेगी ही मिलेगी। चक्की, मृतभांड, सुइयां, या फिर श्रव में ना मिले तो उन बस्तियों के अंदर या फिर आसपास की प्लेसेस के अंदर जो है हड़प्पा के, वहाँ पर ये चीज़ें मिलेंगी ही मिलेंगी, ठीक है। और ज़रूरी नहीं है कि हर एक चीज़ जो है वो आप लोगों को ताबूत के अंदर मिले, नहीं, कोई चीज़ें मिलेंगी, कोई चीज़ें नहीं मिलेंगी, ठीक है। तो अलग अलग लोगों के साथ अलग अलग चीज़ें जो है वो दफनाई जाती थी, और अलग अलग जो सामाजिक वर्ग था, उच्च वर्ग, निम्न वर्ग, उसके अंदर भी डिफरेंस था। किसी के साथ ज़्यादा गहने, किसी के साथ कम गहने, किसी के साथ गहने होते ही नहीं थे, केवल नॉर्मल चीज़ें होती थी, जैसे कि उनके कपड़े, बर्तन, ठीक है, क्योंकि वो लोग पुनर्जन्म में विश्वास करते थे कि अगले जन्म में ये चीज़ें इसके काम आएगी, ठीक है बेटा। विलासिता की वस्तुएं दुर्लभ और महंगी होती हैं। ये स्थानीय स्तर पर अनुपलब्ध पदार्थों से अथवा जटिल तकनीकों से बनी होती हैं। केवल धन्य से पूर्ण समाज के समूह ही इन वस्तुओं का उपयोग कर सकते थे। जिन लोगों के पास ज़्यादा पैसा होता था, केवल वही लोग इन वस्तुओं का जो है उपयोग कर सकते थे, ठीक है बेटा। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या आप इस तथ्य से सहमत है कि हड़प्पा सभ्यता के शहरों की जल निकास प्रणाली नगर नियोजन की ओर संकेत करती है? कारण सहित उत्तर दीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा ये नगर नियोजन वाला, ये किसी न किसी तरीके से आपके पेपर के अंदर पूछा ही जाता है। देखिए, हाँ, हड़प्पा सभ्यता के शहरों का अपवाह तंत्र नगर नियोजन की ओर संकेत करता है। इसकी योजना और निर्माण कार्य सावधानी पूर्वक किया गया था। सड़कें और गलियां लगभग ग्रिड पद्धति पर ही बनाई गई थी। ये सड़कें और गलियां इस प्रकार से बनी होती थी कि एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। जैसे कि मैंने आप लोगों को उस दिन बताया था कि इस प्रकार से समकोण, देखिए बेटा ये आप लोगों को पता है 90 डिग्री का एंगल होता है, समकोण होता है, ठीक है। यहाँ पर ऐसे सड़कें होती थी और यहाँ पर जो है वो घर बने होते थे, और घर की लगभग एक दीवार जो है वो नाली से जुड़ी होती थी, ताकि गंदा पानी जो है वो नालियों के अंदर चला जाए। बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी थी उन लोगों की, ठीक है। यह इस प्रकार से दिखाई पड़ता है कि पहले जल निकास प्रणाली बिछा ली गई, फिर उसके बाद मकानों का निर्माण किया गया। देखिए बेटा, कंफ्यूज नहीं होना, इस लाइन के अंदर इसमें यह बोला गया है कि इस प्रकार से ये जो निर्माण प्रणाली है वो इस प्रकार से दिखाई देती थी कि पहले तो उन लोगों ने जल निकास के लिए प्लेस बनाया, जगह बनाई, उसके बाद घर बनाए। जबकि आज के टाइम पर क्या होता है, पहले घर बनाए जाते हैं और तब उनका जो है वो सिस्टम देखा जाता है। इस प्रकार से आर्किटेक्ट जो है वो इस प्रकार से घर के अंदर से नाली निकालता है जो कि नालों से कनेक्टेड हो। बट उस टाइम में पुरातत्वविद ये मानते थे कि ऐसा लगता है कि पहले नालियाँ बनाई गई, उसके ऊपर घर बनाए गए, ठीक है। भूमिगत अपवाह तंत्र सभी मकानों को गलियों के निकास से जोड़ता था, जो पत्थर की पट्टियों या ईंटों से ढका होता था। देखिए, मैं आप लोगों को एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ। देखिए, जो हड़प्पा सभ्यता की नालियों की जो व्यवस्था है वो इस प्रकार से थी बेटा। उनकी जो बाथरूम होते थे ना, वहाँ पर एक बड़ा पत्थर रखा जाता था, जिससे क्या होता था कि स्मेल ना आए, नाली की जो है वो स्मेल ना आए। ये भी एक बहुत ही एडवांस चीज़ है। दूसरी बात ये कि वो लोग जो है वो नाली के अंदर ना एक बीच में एक इस प्रकार का पत्थर रखते थे, जिससे कि जो ठोस सामान होता था वो क्या करता था, वो बीच में रुक जाता था, और जो पानी होता था वो आगे जाकर बह जाता था।
ये बात बहुत कम लोगों को पता है और ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग फैक्ट है हड़प्पा सभ्यता का, इंडस वैली सिविलाइजेशन का, क्योंकि ये बहुत ही एडवांस चीज़ है। ठीक है बच्चा, बढ़ते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हड़प्पा सभ्यता में मनके बनाने के लिए प्रयुक्त पदार्थों की सूची बनाइए। किसी भी एक प्रकार का मनका बनाने की प्रक्रिया का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। देखिए, हड़प्पा सभ्यता में मनके किस प्रकार बनाए जाते थे उसके बारे में हमें बताना है। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता में मनके बनाने के लिए प्रयुक्त पदार्थ इस प्रकार हैं: कार्नेलियन, जैस्पर, क्रिस्टल, वॉर्टेज और सेलखड़ी जैसे पत्थर, तांबा, पीतल और सोने जैसी धातुएं। ठीक है बेटा, ये सारे आपके पत्थर हैं और ये हमारी जो है वो धातुएं हैं। देखिए, इसमें सेलखड़ी नामक पत्थर के बारे में बताया गया। सेलखड़ी नामक पत्थर कौन सा था बेटा? जिससे कि हड़प्पा सभ्यता की मोहरें बनाई जाती थी। ठीक है, मनके बनाने में विभिन्न तकनीकों का उपयोग किया जाता था। उदाहरण के लिए सेलखड़ी, जो एक अति मृदु पत्थर है, पर कार्य आसानी से किया जाता था। कुछ मनके सेलखड़ी चूर्ण के लेप को साँचे में ढाल कर बनाए जाते थे। ठीक है बेटा, देखिए साँचे भी बनाए जाते थे। साँचे आपको पता है ना क्या होता है? एक प्रकार का साँचा बना लो, उसमें मिट्टी भर दो और अपने आप ही जो है वो, जैसे हमारी स्टैंप होती है ना, स्टैंप के ऊपर जो है वो डिज़ाइन बना होता है, फिर हम स्टैंप लगा दे पेपर के ऊपर तो वो डिज़ाइन सेम टू सेम हमारे उसके ऊपर रहता है। इस प्रकार से साँचे होते हैं। ठीक है बेटा, इन तकनीकों से मनकों को भिन्न प्रकार के आकारों में ढाला जा सकता था। इसके विपरीत ठोस पत्थरों से केवल ज्यामितीय आकारों को बनाया जा सकता था। हालांकि पुरातात्विद आज भी प्राचीन तकनीकों को समझने में असमर्थ हैं। देखिए, ये जितनी भी चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ ना बेटा, ये सब क्या है? अनुमानित चीज़ें हैं, यानी कि लगभग वाली चीज़ें हैं कि ऐसा हो भी सकता था और ऐसा नहीं भी हो सकता था। ठीक है, अगर हम इतिहास की इतनी पुरानी चीज़ों को देखते हैं तो वो सब चीज़ें अनुमानित होती है, कोई भी मतलब कड़ा सबूत नहीं होता उन चीज़ों का। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हड़प्पा के अंदर जो है वो सेलखड़ी नामक की मोहरें मिली, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए कि हड़प्पा सभ्यता की ऐसी कौन सी चीज़ है जो हड़प्पा सभ्यता के बारे में सबसे ज़्यादा जानकारी देती है, तो बेटा आप बता सकते हैं वो हड़प्पा की मोहरें हैं जो सेलखड़ी नामक पत्थर से बनी है। ठीक है, इसके अलावा आप लोगों को ये भी बात पता होनी चाहिए कि मोहनजोदाड़ो जो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो शहर है। भले ही हड़प्पा पहले खोजा गया हो, परंतु इम्पॉर्टेंट हमेशा से ही मोहनजोदाड़ो शहर रहा है। देखिए बेटा, मैं आप लोगों को एक चीज़ और बताती हूँ। मोहनजोदाड़ो को जो शाब्दिक अर्थ है वो है मुर्दों का घर। देखिए, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है इसके पीछे। जब हमारा जो है वो रेल लाइन बिछ रही थी, यानी कि अंग्रेज़ों के टाइम में जब रेल लाइन बिछ रही थी, तो वहाँ पर एक टीला आया, एक बहुत ही बड़ा टीला आया। अंग्रेज़ों ने क्या किया? उसको तोड़ने की कोशिश करी, परंतु वहाँ से क्या मिला? वहाँ से मिले शव मिले, ताबूत मिले। ठीक है, अब देखिए, अंग्रेज़ लोग क्या होते थे ना, उन लोगों को बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट था इन चीज़ों में। उन लोगों को इतिहास से इतना प्यार था ना कि उन्होंने अपना खुद का भी इतिहास बनाया था, अपने पूरी फैमिली का। आप में से बहुत कम बच्चों को ये बात पता होगी कि जितने भी जो फॉरेनर्स होते हैं बेटा, बाहर की कंट्रीज़ के जो लोग होते हैं, बहुत सारी कंट्रीज़ ऐसी हैं जैसे कि इंग्लैंड, अमेरिका, जो अपनी पूरी पीढ़ियों से पीढ़ियों तक के जो है वो डायरीज लिखती हैं, फोटोज़ लगा के रखती हैं, हर एक चीज़ को संजो कर रखती है। ठीक है, जो वो टीला था उसके साथ क्या हुआ? अब अंग्रेज़ों ने देखा कि यहाँ पे शव है, इतने सारे शव हैं यहाँ पर, इनका क्या किया जाए? तो उन्होंने क्या किया? जॉन मार्शल से वार्तालाप किया और फिर जॉन मार्शल का साथ देने के लिए इंडियन 2 पुरातात्विद थे, दयाराम साहनी और रखालदास बनर्जी। अब उन लोगों ने खोज करी और खोज में उन लोगों ने सिंधु घाटी के बारे में फिर पता लगाया। इससे पहले कनिंगम जो था वो गंगा घाटी की जो शहर थे, गंगा घाटी के निकट जो शहर था उसी को सबसे प्राचीन मानता था। परंतु जब ये टीला मिला हमें, उसके बाद पता चला कि नहीं, इंडिया के अंदर इससे भी पुरानी एक सभ्यता थी जो थी हड़प्पा सभ्यता, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता, जो सिंधु नदी के पास जो है वो निर्मित हुई थी। ठीक है बेटा, अब आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर दे बेटा। आप लोगों को कुछ भी डाउट होता है ना, आप लोग मुझसे ज़रूर पूछिए, आप मुझे कमेंट कीजिए, आप मुझे मेल भी कर सकते हैं। आप लोगों के हर डाउट को मैं क्लियर करूँगी। ठीक है, और अच्छे से पढ़ाई कीजिए, 12th क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। ठीक है, हिस्ट्री जो है ना बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, ये बिल्कुल चैप्टर ही चैप्टर है, ऐसे ही समझ लीजिए। इतने इंटरेस्टिंग फैक्ट्स होते हैं ना इसके, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग। अभी हम लोग नेक्स्ट जब
जो वीडियो मैं लेके आऊँगी, नेक्स्ट वाली वीडियो लेके आऊँगी, उससे पहले आप लोग बुक पढ़ के ज़रूर रखना, ताकि आप लोग रिलेट कर सकें हर चीज़ों को। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आप लोग बीए फर्स्ट ईयर में भी पढ़ेंगे चैप्टर, एमए में भी पढ़ सकते हैं, पीएचडी तक पढ़ सकते हैं। दिल्ली पुलिस के एग्ज़ाम देते हैं, एसएससी के एग्ज़ाम देते हैं, कोई भी बेसिक लेवल के एग्ज़ाम देते हैं आप 10-12 पास वाले, उसके अंदर हड़प्पा सभ्यता बेटा ज़रूर आती है। तो ध्यान से पढ़िए, मन लगा के पढ़िए। थैंक यू सो मच।